हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, राइट, वो है कूलम्स लॉ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। राइट। जैसे मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग को पढ़ना होता है वो है कूलम्स लॉ। राइट। चलो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लॉ। ओके। स्टेटमेंट कहता है द फोर्स between two stationary charges is, first point, directly proportional to the product of the चार्जेस। राइट। मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब कि सपोज दो स्टेशनरी चार्जेस हैं। स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट पे हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंडर हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पे। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहली बात रेस्ट पे होंगे, और दूसरी बात हम लोग फिलहाल इन चार्जेस को पॉइंट साइज मान के चले हैं, यानी इन चार्जेस का डायमेंशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इनकी साइज नेग्लिजिबल होगी। तो हम लोग उन चार्जेस को पॉइंट साइज मान के चल रहे हैं। राइट। तो सपोज दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है Q1 और सेकेंड चार्ज है Q2। राइट। और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है। अच्छा, हम लोग को ऑलरेडी ये बात पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव हुए या Q1 एंड Q2 दोनों का नेचर नेगेटिव हुआ, तब इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। राइट। बट अगर Q1 एंड Q2 अपोजिट नेचर के चार्जेस हुए, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये लॉ चाहे लाइक चार्जेस हो चाहे अपोजिट नेचर के चार्जेस हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी अगर उस फोर्स को F मान ले, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। राइट। यानी अगर आप Q1 को डबल करोगे तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा, Q2 को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। बट अगर आप Q1 और Q2 दोनों को डबल और डबल कर दिए तो फोर्स आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। राइट। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इस लॉ में फोर्स के बारे में ही, ये जो फोर्स होगा, पहली बात इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और सेकेंड बात this force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। ठीक है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो r है। अगर इन दोनों के चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो अगर r है, राइट, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, और कैसा, अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दिए तो फोर्स 4 टाइम्स घट जाएगा। एक तो बात क्लियर है कि डिस्टेंस बढ़ाने से, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, आप अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात इस लॉ में कि द फोर्स ऑलवेज acts along the line joining the forces। सॉरी, लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस, यानी ये जो फोर्स है वो हमेशा, अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये Q1 है ये Q2 है, राइट, और इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, तो फोर्स, अगर हम Q1 पे फोर्स की बात करें, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा, राइट, Q2 Q1 को रिपेल करेगा और Q1 भी Q2 को रिपेल करेगा। तो Q2 जो है Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इसको हम F12 बोल दे रहे हैं। F12 का मतलब क्या होगा, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है, और उतना ही फोर्स Q1 भी Q2 पे लगाएगा, बट क्योंकि सेम नेचर हम अज्यूम किए तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग F21 बोल रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये 2 पे लग रहा है, किसके द्वारा, बाई चार्ज 1, तो इसको हम F21 अगर बोल दें तो F21 क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, राइट। यहां पे जो F का हम जिक्र कर रहे हैं ये उन दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये दोनों फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी F12 के मैग्नीट्यूड को भी और F21 के मैग्नीट्यूड को भी क्या माने हम, F मान लिए, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, बिकॉज दे कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक एक्शन रिएक्शन पेयर कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ भी तो वैलिड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि कभी भी कोई फोर्स अकेला नहीं हो सकता, हमेशा पेयर में होगा। अगर Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया तो Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, राइट। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों सेपरेट बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं। तो जितने भी कंडीशन है एक्शन रिएक्शन पेयर के ये फुलफिल करती हैं, तो इसलिए ये दोनों फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट किए हैं। और अगर वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, राइट। तो थर्ड पॉइंट जो कूलम्स लॉ का था, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, मतलब
ये जो दोनों फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड F है, वो हमेशा इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो ये इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक्ट करेंगी। कभी भी इधर या इधर एक्ट नहीं कर सकती, इधर एक्ट नहीं कर सकती। हमेशा ये जो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगी, चाहे रिपल्सिव हो। अगर ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं, अगर ये सपोज अपोजिट नेचर के चार्ज होते, राइट, एक चार्ज होता Q1 और दूसरा चार्ज होता Q2, और दोनों का नेचर अपोजिट होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता, तो यही फोर्सेस अट्रैक्टिव होती, तब भी वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ही लगती, तब भी वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ही एक्ट करती। उनका डायरेक्शन अपोजिट होता, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती। बस ये डिफरेंस होता कि ये फोर्स अब रिपल्सिव होने की बजाय अट्रैक्टिव हो जाता, राइट। तो फाइनली कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेस हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के, और the forces always act along the line joining the charges, right। और इन सबको कंबाइन करके, इन इक्वेशंस को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 इंटू Q2 के, F जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इनको कंबाइन करके F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटानी हो तो हम लोग एक कांस्टेंट ले आएंगे KE। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, KE, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमको कूलम्स लॉ का इक्वेशन मिलेगा, और यहां पे KE को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, राइट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, इफ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर ये चार्जेस वैक्यूम में रखी हों, तब कूलम्स कांस्टेंट KE की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट क्या होगा KE का, ये न्यूटन, यहां से मीटर स्क्वायर आएगा और ये कूलम स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो KE की यूनिट होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये वैक्यूम में प्लेस्ड है तब हम लोग KE को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। KE को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, राइट। और फिर हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हमको मिला एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि KE की वैल्यू है वैक्यूम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और KE किसके बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करने पे KE की जो वैल्यू हमको मिलेगी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिलेगी
वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट के का इनवर्स होगा क्योंकि के यहां पे एप्सिलॉन नॉट यहां पे है, तो के का इनवर्स लिख दो, क्या हो जाएगा यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर चार्जेस को मीडियम किसी वैक्यूम में ना रख के अगर किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तब क्या होगा। तब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह हम लोग परमिटिविटी उस मीडियम की बात करते हैं, और वहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो आज के लिए ये कूलम्स लॉ था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।